अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए सियासी राब्तों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म ने जो है MQM के एक वफ़द से मुलाकात करनी थी, मगर अब तक वो जो मुलाकात है वो नहीं हो सकी। मगर MQM को जो है उन्होंने अपनी बल्दियाती निज़ाम को लेकर कहा है कि मजबूत और यकीनी इसको बनाना चाहिए और इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बाकायदा तौर पर करना चाहिए। क्या कहा MQM ने, आइए आपको दिखाते हैं। हम ये समझते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 140A जिसके जरिए आइन का जो तकाजा है एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत जो इंतजामी तौर पर, माली तौर पर और सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक हुकूमत करार दिया जाए। आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात सुन रहे थे। नाजरीन, मगर अभी तक हुकूमत की जानिब से तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया गया और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन तरमीम के हवाले से शकूक व शुबात जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है और कुछ हलकों में ये खदशात पाए जा रहे हैं कि असल ड्राफ्ट में कुछ ऐसी शिकों में भी तरमीम हो सकती है जिससे सूबाई खुद मुख्तारी मज़ीद महदूद हो जाएगी और सिविल मिलिट्री तवाज़ुन मज़ीद गैर जमहूरी हो जाएगा। इस तरमीम में क्या है जानते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि अब क्या ये हतमी फैसला हो गया है कि 14 नवंबर को इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और सेनेट में इसको पेश किया जाएगा सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बैक एंड फोर्थ जो है हमारे इत्तेहादियों के साथ जो हम एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और कल क्योंकि पीपल्स पार्टी की CEC का भी इजलास है, उसमें उनका क्या फ़ैसला आता है, हमने इंगेजमेंट तो उनके साथ की है इस हवाले से और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको भी उनके साथ भी इंगेज कर रहे हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं तमाम तर मामलात के ऊपर। तो इस पर मैं कोई टाइम लाइन नहीं लगा सकता, लेकिन एक्सपेक्टेडली बाय नेक्स्ट वीक जो है हो सकता है ये आ जाए अगर कंसेंसस रीच हो गया, और अगर कंसेंसस नहीं रीच हो सकता तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है और उस वजह से अगर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक कि इसको इस पहराए से भी देखा जाए कि मेनली जो चीज़ें हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, किसी सियासी जमात के हवाले से जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी सियासी जमात को कोई इशू होना चाहिए या हो सकता है। अलबत्ता बिल्कुल जिस तरह आपने MQM का अपने इब्तदाई में जिक्र किया 140A के हवाले से, इसी तरह पंजाब असम्बली से भी हमें सूबाई खुद मुख्तारी के बाद फिर अगला स्टेप डेवोल्यूशन ऑफ पावर में यही होता है कि आपने जो बल्दियाती निज़ाम है उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाना है। असल जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है या इख्तियारात की तरसील है वो निचले सतह तक जानी चाहिए और हमने बिल्कुल जो असल मकसद था 18वीं तरमीम का वो तो यही था। बट राइट नाउ आई मीन एज वी सी थिंग्स हकीकत में ये चीज़ नहीं है। और ये बताइए कि आपने ये भी कहा था आपके कुछ वज़ीर ने कि जी हम मुशावरत करेंगे और हम वकीलों से भी करेंगे, बार यूनियन से भी करेंगे, ऐसा भी कोई आपका इरादा है? जी बिल्कुल, दोनों बल्कि माई सेल्फ एंड द फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आज़म मजीद तारड़ साहब जब ये पेश हो जाएगा ऐवान में तो हम उनके साथ डेफिनेटली, जब कमेटीज़ में जाएगा तमाम तर मामला, तो हम उनके साथ बार काउंसिल्स के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ जो चीदा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर बात करें, पाकिस्तान बार काउंसिल, दीगर जो हमारे 4 सूबों की बार काउंसिल्स हैं उनके साथ हम एंगेज करेंगे, उनको ड्राफ्ट देंगे। मगर ये 28वीं तरमीम आप कब तक, सॉरी 27वीं तरमीम जो है ये कब तक आप पास करना चाहेंगे? कोई तो डेडलाइन आपके दिमाग में होगी? देखिए, टाइमलाइन और डेडलाइन तो नहीं है इस हवाले से, और हम चाहते हैं कि एक इसमें जामे जो है बहस हो कमेटीज़ के अंदर जो रेलेवेंट फोरम है। और आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी मैंने सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज किया था, इस दफ़ा भी हम इरादा रखते हैं 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे बिल्कुल बार काउंसिल्स इंगेज किया था, आपने हिस्सा लिया था, मगर मुशावरत कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो नहीं हुई थी। देखिए, मैं इस पे भी ये आपको बताऊं कि बेसिकली ये एक तमाम तर जो मामला इस तरह का है, एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये मुकन्ना का काम है कानून साजी, और वो अवाम के ही नुमाइंदे होते हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की और उससे पहले मैं भी कर चुका था
कि हम मीनिंगफुल एंगेजमेंट जो है वो डेफिनेटली कमिटीज़ में होगी, और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, बार काउंसिल्स हैं, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी हम करेंगे। और पिछली दफ़ा भी आपको याद हो तो बार काउंसिल की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई थी, बार एसोसिएशंस और काउंसिल की तरफ से, कि जो हमने इनकॉर्पोरेट की थी। नहीं, मगर बार काउंसिल्स की तरफ से इस दफ़ा तो चीज़ें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि आपको भी बखूबी पता है, आप खुद वकील हैं, कि इस वक्त जो बार काउंसिल्स हैं वो ट्रांजिशन में हैं। अभी तक उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह से आए नहीं, और ये बार काउंसिल जाके हतमी तौर पे बनेंगी दिसंबर के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार टाइमलाइन के बारे में पूछ रही हूँ कि आप दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे बार काउंसिल तश्कील दे पाएँ, हतमी तौर पर बन जाएँ, फिर आप उनके साथ मुशावरत करेंगे दिसंबर के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से जो एक सेटअप आपको नज़र आएगा बार काउंसिल्स के हवाले से, तो लोग तो वही होंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स तो वही हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके साथ हम एंगेज करेंगे और उनको बिल्कुल ये ड्राफ्ट देंगे। मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त है कि किसी किस्म की टाइम लाइन इस पर पुट कर देना, वेदर दैट्स दिसंबर, वेदर दैट्स दिस मंथ। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस महीने में कम से कम कंसल्टेशंस का आगाज़ ज़रूर कर दें। ठीक है, इस हवाले से आर्टिकल 243 के हवाले से आप किस किस्म की तब्दीली लाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बजाय इसके कि हम एक इन डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कशन करें, बिकॉज दीज मैटर्स दे पर्टेन टू नेशनल सिक्योरिटी, और मैं इज्तनाब करूँगा कि उसकी किसी भी डिटेल में मैं डेल्व इन करूँ यहाँ पे इस फोरम पे। उसका अप्रोप्रिएट फोरम डेफिनेटली ये तो नहीं है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, या जो दीगर हमारे पार्लियामान के लेजिस्लेटर्स हैं, तो वो इसको देखेंगे और वो अपना व्यू पॉइंट देंगे इसके ऊपर। बट सिंस इट पर्टेन्स टू नेशनल सिक्योरिटी, आई वुडंट वांट टू कमेंट फर्दर देन दिस। व्हाट अबाउट आर्टिकल 245? उसके हवाले से भी बात की जा रही है, आप उसके पर गौर कर रहे हैं कि उसके अंदर तब्दीली आए? देखिए, मेरे ख्याल से इस तमाम तर जो मामला है, इसके हवाले एनी आर्टिकल दैट्स इंटर रिलेटेड और इंटरट्वाइंड, whether that's 245, 243, इस तमाम तर मामले के ऊपर ये मैंने आपसे गुजारिश की कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो इसको कमेटीज़ में देखा जाएगा, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो अप्रोप्रिएट फोरम है, और फिर लॉ मेकर्स और लेजिस्लेटर्स इस पर अपना व्यू देंगे। और इन द नेशनल इंटरेस्ट और इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, जो चीज़ें हमें इस हालिया जंग के बाद जो हमें इदराक हुआ है चीज़ों का, वो बिल्कुल नहीं, मगर इट इज़ नॉट अनइमेजिनेबल कि आप इन सारी शिकों को इकट्ठे देख रहे हैं, 243 हो या 245 हो। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से हट के अब क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हो गया है, एक सिनर्जी चाहिए आपको, एक जॉइंटनेस चाहिए, एक कोहेजन चाहिए, तो ये एक वक्त की ज़रूरत है, और इसको आगे बढ़ाना, इसको फर्दर जो है देखना कि किस तरह मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, मज़ीद फ़ाल किया जा सकता है इन द वॉरफेयर ऑफ टुडे और इन दिस डे एंड एज। तो उस हवाले से देखना भी ज़रूरी है इसको। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप किस किस्म की तरमीम ला रहे हैं? वो तो नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू नहीं है, वो उसके ऊपर तो बात की जा सकती है कि अगर डेडलॉक हो तो बड़े अच्छी तरीके से डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका दिया गया है आइन के अंदर। अब आप उसके अंदर क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें आपको याद होगा कि 1 साल का डिले जो है, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त आया, उस टाइम अपॉइंटमेंट नहीं हुई, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई, वो गलत हुई। मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तमाम तर मामला है, उसमें किसी तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए, कोई डेडलॉक नहीं आना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वेरियस मैकेनिज़म्स हैं जो आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जस्ट बाय वे ऑफ एन एग्जांपल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। मैं क्योंकि एक वकील हूँ तो ज़ाहिरी बात है उसको हर एंगल से ही देखना चाहिए। एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो तो मौजूद है, लेकिन वो डेडलॉक तो तब है ना कि जब आपके नाम ही लीडर ऑफ द अपोजिशन वो देना, तो वो इस हवाले से जो रिसेंट सिचुएशन राइज की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ जिस तरह आपकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामान जिस तरह एट पार हैं, उस हवाले से तो इसको वेरियस चीज़ों से देखा जा रहा है, और इसमें ताकि किसी तातुल का शिकार ना हो, और इसको एक उस तरीके के साथ कि डेडलॉक ना हो, उसको डिले ना हो, उस हवाले से हम 1-2 मैकेनिज़म्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, बट स्टिल
इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, और फाइनल जो चीज़ है, हतमी जो चीज़ है, वो भी वाज़े तौर पे सामने नहीं है। तो इसलिए उससे मैं इज्तनाब करूंगा कि मैं वाज़े तौर पे कहूँ कि फ़लाँ अथॉरिटी है या फ़लाँ। अकील मलिक साहब, इतनी अहम बात आपने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये सारे मामलात हैं, तो क्यों नहीं फिर पब्लिकली इस पे बात हो सकती। और ये भी शिकायत की जा रही है कई सियासी जमातें जो कहते हैं कि जी हमें तो कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। तो ये ड्राफ्ट आपने फिर कहाँ बांटा है? क्या पीपल्स पार्टी के पास ये ड्राफ्ट है या कुछ प्रपोजल्स लिख के आपने दिए हुए? देखिए, एक तो ये वर्किंग पेपर है एंड ऑफ कोर्स दीज आर प्रपोजल्स, और हमने ये प्रपोजल्स डिस्कस किए थे। कोई ड्राफ्ट कोई ऐसी शक्ल में नहीं है कि कोई हतमी शक्ल में ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार था जिस पे हमने कहा जी कि ये इस पे हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। नो, हमने ये उनसे कहा कि ये एरियाज़ हैं, हम चाहते हैं कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो, इसमें बेहतरी लाई जाए, एंड दिस इज़ व्हाट वी थिंक। उस पर जो बिलावल साहब की ट्वीट थी वो आपने देखा कि इन एरियाज़ पे या इन चीज़ों पे सपोर्ट मांगी है, और उसमें कोई हतमी चीज़ तो सामने नहीं आई। नहीं, मगर आपके पास प्रपोजल्स हैं, ड्राफ्ट नहीं है, मगर इसको आपने जल्द से जल्द पास भी करना है। देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रपोजल्स हैं, और उसके बाद ये जब एक कह लें वर्किंग ड्राफ्ट हम प्रिपेयर करेंगे और उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके जब हम प्रेजेंट करेंगे हाउस में, तो मेरे ख्याल से उसके बाद जब कमेटीज़ में जाएगा तो उसमें आपको पता है चेंजेस हो सकती हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठी हैं और उनके स्टॉलवर्ड से उठी हैं। उन्होंने कहा है कि आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करें। रज़ा रबानी साहब जो आर्किटेक्ट थे 18वीं तरमीम के, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप पॉपुलेशन और तालीम को वापस वफाक को दे देंगे तो फिर तो राह हमवार हो जाएगी, फिर तो आप सेहत को भी जो है वापस वफाक को दे सकते हैं। तो इस वक्त आप किन ऐसी चीज़ों को वफाक को देना चाह रहे हैं, और उस हवाले से आपने क्या मैकेनिज्म सोचा हुआ है? देखिए, ये गलत तासुर दिया जा रहा है इस हवाले से कि शायद 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताएं, 2 एरियाज़ हैं 18वीं तरमीम से रिलेटेड। क्या एजुकेशन या निसाब के हवाले से आप देखें तो क्या पूरे मुल्क में एक निसाब है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को एक जैसी मिल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तालीम और इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये आप वापस वफाक को देना चाह रहे हैं। सेहत के हवाले से कोई ऐसा आपका प्लान नहीं? नहीं, फिल वक्त सेहत के हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं वर्केबल नहीं लगता। अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन कि पॉपुलेशन और इस वक्त जो एजुकेशन है, तालीम, ये दो जो है आपने प्रपोज किया कि वफाक को वापस हैंड ओवर करना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए कि ANP और JUIFA, ये बड़े अहम आपके ऐसे पार्टीज़ होंगी जिनकी आपको वोट की ज़रूरत होगी सेनेट के अंदर। ये भी खबरें आई हैं कि ANP ने जो है सरसरी तौर पे कह दिया कि हम आपके साथ हैं। ऐसा दुरुस्त है? देखिए, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, बिकॉज हम तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ जो है कंसल्टेशन कर रहे हैं और एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, आपके एक सवाल के जवाब में, कि हम कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस के और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। ये किसी सियासी जमात की हक की चीज़ें नहीं हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमाओं के साथ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये जो नई तरमीम आ रही है, जो प्रपोजल्स हैं, ये उनको काबिल कबूल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर उनका लाएअमल क्या होगा। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारे रूमर मिल्स जो हैं वो इस्लामाबाद में ओवरड्राइव में चले गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 साबिक सदर अली ज़फ़र साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब। जैसे कि आप जानते हैं, दोनों सेनेटर्स हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA की नुमाइंदगी करेंगे और सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने आपके साथ कोई प्रपोजल, कुछ लिखत पढ़त के हवाले से कुछ जो इन्होंने कहा है कि जी हम 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाना चाह रहे हैं, कुछ नुकात आपके साथ शेयर किए? इसमें इन राइटिंग तो आज तक कुछ शेयर नहीं हुआ। कल हमारी आपस पार्टी की जो है वो मौलाना साहब ने बुलवाया भी था चंद लोगों को और पूछा था इसमें कि क्या कुछ शेयर हुआ है या आपको कोई ऐसी चीज जो ना कोई पक्की जो ना आपके इल्म में है। तो पक्का तो कुछ भी इल्म में नहीं है। मगर बिलावल साहब मिले हैं मौलाना साहब के साथ, तो उनके पास कुछ भी नहीं है? उनके पास भी कुछ नहीं था। ऐसे जुबानी बातें जो है ना, वो जुबानी बातों में
फिर आदमी खराब हो जाता है ना, जब तक जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में ना देख ले उस किसी चीज पे बिलीव अच्छा नहीं चले करता। 160 पे गुफ्तगू करेंगे। अली जफर साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब तो ये भी चाहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किसी किस्म की मुशावरत इस पे हो जाए। मुझे याद पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर आपने एक तरह से रजामंदी दिखाई थी कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ये जो NFC अवार्ड के हवाले से बात की जा रही है, आर्टिकल 243 के हवाले से बात की जा रही है, फिर ब्रेक से पहले बैरिस्टर अकील मलिक ने इसका भी इशारा दे दिया कि जितनी भी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े आर्टिकल्स हैं उन पे गौर व फिक्र हो सकता है, जिसके अंदर आर्टिकल 245 भी आता है। इस हवाले से PTI कहाँ खड़ी है? देखें, एक ट्वीट आई बिलावल साहब की, उसमें उन्होंने कोई 5 नुकात बताए थे। उन्हीं नुकात पे बात हो रही है कि ये 5 तरामीम आर्टिकल्स में हम अमेंड करना चाह रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो 2 दिन पहले तक लापता था, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या अमेंडमेंट आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि वो बड़ी क्लियरली TV पे, मीडिया पे, शायद आपके प्रोग्राम पे भी वो डिनाई कर रहे थे और कह रहे थे कि हम नहीं लेके आ रहे इस टाइप की तरमीम। बिल्कुल साहब साफ किया तो एकदम अब सारे उस पे आ गए हैं। लेकिन एक बात जरूर जाहिर है, और वो ये है कि 18वीं तरमीम में जो कुछ पीपल्स पार्टी ने करवाया था, जितना कुछ अचीव किया था, वो अब वापस जाना चाहते हैं, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, और ये अब सामने नजर आ रहा है मौका। जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, आपने फरमाया कि हम उसे एग्रीबल हैं। हम तो बेंच से भी एग्रीबल नहीं थे, बेंच भी हमने नहीं माना था, लेकिन चूंकि एक बार आ गई थी अमेंडमेंट, तो हमने कहा था ठीक तो आप बेंच को हम चैलेंज तो कर देते हैं, इस बेंच वाली प्रोविजन को, आर्टिकल को, जो हमने चैलेंज भी किया हुआ है, लेकिन हमने कहा था कि चलें इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, और वो स्टेप है कि नया बेंच के बजाय नया कोर्ट ही बना दो, सुप्रीम कोर्ट से ये सारी ताकत ही ले लो। तो ये एक और बड़ा मेजर स्टेप है, और मुझे याद है कि JUI ने इसको भरपूर तरीके से अपोज भी किया था, उसकी मुखालफत की। आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा अली जफर साहब? नहीं, हमारे लिए तो ये 27th अमेंडमेंट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। देखें, मतलब पूरी तरह से रिजेक्ट करते, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बहुत जरूरी है आपसे पूछना। बिल्कुल, हम अभी तक फिलहाल तो बिल्कुल पूरी तरह इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हमने तो देखा नहीं, तो हम एक तरह से हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ट्वीट के जरिए नजर आ रहा है हमें, उसमें तो हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया आपको क्या एक्सेप्टेबल होगा क्या नहीं होगा। सेनेट के अंदर नाजरीन जो JUI फे की जो वोट हैं वो चाहिए होंगे हुक्मरां जमात को और उनके इत्तेहादियों को, और ANP के वोट भी चाहिए होंगे। दोनों में से एक पार्टी का साथ देना बहुत ज़रूरी होगा। इस हवाले से हम कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल करेंगे कि JUI फे कहाँ खड़ी हुई है, वो कौन सी शिकों को मानेगी, कौन सी शिकों को नहीं मानेगी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और PTI से पूछेंगे कि अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो उसके बाद क्या वो सिर्फ इसको रिजेक्ट करेंगे या आगे जाके मुज़ामती सियासत की तरफ भी जाएंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस हो रही है, वो तरमीम जिसका मुसवदा आज तक किसी ने नहीं देखा, मगर उसके ऊपर बहस जो है वो अरूज के ऊपर है, और शायद यही एक वजह है कि अभी तक हम मफरूज़ों में ही बात करें। मगर ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मुबहम रहती हैं, और जब सामने आती हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट की है, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि पॉपुलेशन और तालीम, ये 2 ऐसे शोबे हैं जो वापस दे दिए जाएंगे वफाक को। ये JUI फे के लिए काबिल कबूल होगा? ऐसा है कि एक मीटिंग तो हमने कल की है, और इसी तरह से जो ना वो अफवाहों की बुनियाद पे की है। वो बहुत मुख्तसर थी, जो लोग दस्तयाब थे यहाँ इस्लामाबाद में, 2-4 लोगों को बुलवा के, और फिर तय उसमें ये पाया था कि पूरा पार्लिमानी ग्रुप भी आ जाएगा और देन डिबेट किया जाए। अब मैं अगर अपना ज़ाती ओपिनियन दे दूं तो नतीजा ये निकलेगा कि कल जब इज्तिमाई राय आएगी, मेरा ख्याल ये मुमकिन है कि वो मेरी राय के दुरुस्त की राय के अगेंस्ट चली जाए। तो मैं पार्टी ओपिनियन का पाबंद हूँ, इसलिए जो है इंतजार करते हैं कि 1 दिन 2 दिन और लग जाएंगे। जुमे को जो कर रहे हैं, पहले तो मंडे को इनका प्रोग्राम था, और ये डॉक्यूमेंट तैयार है मेरा ख्याल है। इसमें जो नहीं, मगर आप अपनी पार्टी का जहन तो पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए ना कामरान मुर्तज़ा साहब,
इसके ऊपर जो रजा रबानी साहब हैं, उन्होंने तो बड़े खुलेआम कहा है कि जी दिस इज रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट। अगर आप पॉपुलेशन और आप तालीम को वापस वफाक को देंगे तो फिर कल को सेहत भी वापस आप दे सकते हैं। तो इसके लिए तो आपने राह हमवार कर दी है। इसके ऊपर पार्टी के अंदर कोई ना कोई थिंकिंग तो होगी, सोच होगी। जो सबसे बड़ा इतराज की बात हो सकती है वो आर्टिकल 160 पे आ सकती है, जिसमें एनएफसी अवार्ड जो है ना उसका जो उसमें बढ़ सकता था वो अब ये कम करने की तरफ जो है ना ले जाना चाह रहे हैं। और ये बात शायद जो है ना ये छोटे सूबों को काबिल कबूल ना हो। और इन हालात में जब छोटे सूबों में, जिनको छोटे कहते हैं, पता नहीं वो जो आबादी के हवाले से छोटा कहते हैं या वैसे जो है छोटा कहते हैं, वो उसमें आज भी जो जब अनरेस्ट है तो फिर उस सूरत में जो है ना अगर आप उनकी जो है ना वो जो उनका हिस्सा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, इस हवाले से तो मेरा ज़हन बिल्कुल जो है ना क्लियर है, क्योंकि ये बात कल हुई है और मैंने इसका जवाब भी इसी तरह से इसके मिलता जुलता मेरा ख्याल है एनएफसी के ऊपर तो पंजाब को भी जो है इतराज़ है और सिंध को भी है। मगर अली ज़फ़र साहब, अगर एनएफसी को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो शिक है वो मंजूर कर ली जाती है, आर्टिकल 243 के अंदर टिंकरिंग हो जाती है, साथ साथ आर्टिकल 245 के अंदर भी हो जाती है, आप क्या देखते हैं कि अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसके आगे बढ़ के आप किस तरीके से इसको चैलेंज करेंगे? क्या अदालतों में फिर से जाएंगे? देखें, 3 रास्ते हैं हमारे पास। पहला तो ये है कि एक पार्लियामेंट्री रास्ता है, हम अपने वोट या नहीं कास्ट करेंगे या हम बायकॉट करेंगे या हम वोट इसके अगेंस्ट कास्ट करेंगे। पिछली बार 26वीं तरमीम में तो हमने वोट्स इसके अगेंस्ट कास्ट किए थे। एक तो ये ऑप्शन है जो पार्लियामेंट्री तरीका है। दूसरा है कि पास हो जाए तो फिर हम अदालत में उसको चैलेंज करें और अदालत में चैलेंज करके तो फिर अदालत से फैसला लें। वहाँ हमने सेकंड ऑप्शन 26वीं तरमीम के जब आई थी तो उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन यही किया था और हमने उसको हमने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है कि 27वीं हो जाती है तो हम उसको भी चैलेंज करें। और तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप लॉयर्स को, मूवमेंट को एक तरह से उसको दोबारा से शुरू करें और उसके अगेंस्ट खड़ा करें वकीलों को, और फिर सिविल सोसाइटी को कहें उसके अगेंस्ट एहतजाज करें। 26वीं तरमीम के अगेंस्ट हमने शुरू किया है, कर रहे हैं। वो उस मोमेंटम नहीं पकड़ सकी वो लॉयर्स मूवमेंट उस हद तक जिस हद तक हम चाहते थे। 27वीं तरमीम के अगेंस्ट भी हम यही कोशिश करेंगे कि आप मोमेंटम ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये तीनों रास्ते हम आ सकते हैं जी। और शायद कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक हुक्मरान जमात को एक डर लगा रहता है कि आपकी जमात की स्ट्रीट पावर काफ़ी ज़्यादा है और अगर वो आपके बगैर जो है वो सेनेट के अंदर ये पास तो कर सकते हैं तरमीम को, एएनपी की अगर उनके साथ आ जाए, मगर वो आपसे इस तरह डरते हैं कि जी इनकी स्ट्रीट पावर है। अब मुझे बताएं कि आप सिविल मिलिट्री की तवाज़ुन की बात करते हैं, आर्टिकल 243 वो कहते हैं कि जी जंग जो है उसकी नौयत बदल चुकी है, हमने आर्टिकल 243 में भी तरमीम करनी है, हमने आर्टिकल 245 में भी तरमीम करनी है। तो 245 के अंदर तो आप जो फ़ौजें हैं वो बुलाते हैं किसी सूबे के अंदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोविंस। तो अगर ये भी तो छोटे सूबों को बात लगती है और इस वक्त जो फ़ौजें हैं वो हमें पता है कि छोटे सूबे में ही है, इसके ऊपर आपकी पार्टी की क्या राय होगी, क्या जहन होगा? इससे पहले कि पार्टी ओपिनियन फॉर्म करे, मैं अपनी राय इस पे दे सकता हूँ जी। मैं सिविल सुपरमेसी का हामी हूँ और इसी के लिए मैंने सारी जिंदगी जो है इसके लिए स्ट्रगल की है। और ये फौज यकीनन हमारी फौज है सब कुछ, मगर जो है ना सिविल सुपरमेसी दुनिया भर में जो है ना ये कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो मासवाए पाकिस्तान के या एक आध मुल्क और दुनिया में रह गया होगा, तो उसको उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है। ये मेरी ज़ाती राय है। मगर इससे पहले कि हम सब की एक मुश्तरका राय आए, उससे पहले हम एक मीटिंग अपना करना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। हो सकता है हम तो खुश उम्मीद लोग हैं, हो सकता है कि जो है ना इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी को जो है ना वो ज़्यादा करने की कोई तजवीज़ हो और हम सारे जो है ना, मैं और अली जो है दोनों भागते हुए जाके इसको वोट करके हैं।
चले अल्लाह करे, हम तो सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं और ख्वाब ही देख सकते हैं। आपने बड़ा सुनहरा सा ख्वाब हमें दिखा दिया है, मगर बैरिस्टर साहब मुझे लगता है अली ज़फ़र साहब कि ये कोई सुनहरा ख्वाब ही रहेगा। अब जो इन्होंने बड़े वाज़े तौर पे अकील मलिक साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा है, उन्होंने कहा है कि जी हम अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे उसके अंदर जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करना होता है अपोजिशन ने और हुकूमत ने मिल के। वो कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है वो अभी तक नाम ही नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन का, तो अगर वहाँ पे डेडलॉक हो जाए तो हमें उस डेडलॉक को टैकल करने के लिए भी एक अमेंडमेंट लानी है। अब वो आप क्या समझते हैं, क्या अमेंडमेंट हो सकती है और उस पर क्या आपका रद्द अमल होगा? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोसेस और प्रोसीजर था, जब 18th अमेंडमेंट आ रही थी, इस पे बाकायदा एक इम्प्लीमेंटेशन और एक कमेटी थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट भी करना था और उसने तजावीज़ भी देनी थी। वो कमेटी सारी पार्टीज़ के ऊपर मुश्तमिल थी और उस पर बड़ा डिटेल्ड एक प्रोसेस बनाया गया कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। अब वो तो अलग बात है कि आज़ाद नहीं रहा, लेकिन प्रोसीजर वाइज उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो एक आज़ाद तरीके से बनानी थी। उसमें कोई मेरी नज़र में किसी किस्म की अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जो खदशा है वो ये है कि अमेंडमेंट करेंगे ये, और अमेंडमेंट करने की मकसद ये होगा कि अगर ये फैसला ना हो सके अपोजिशन में और हुकूमत में कि किसको बनाना है, तो फिर ये शायद पार्लियामेंट की मेजॉरिटी को दे दें ये फैसला करने के लिए, या स्पीकर सेनेट को दे दें। तो ये एक खदशा है और ये अफवाह एक हमें सुनी सुनाई बात है, बहरहाल नजर तो नहीं, पता तो नहीं है कि क्या है, लेकिन सुनी सुनाई बात ये है कि ये शायद करने जा रहे हैं। और तो ये एक ऐसी बात होगी जो कि एक तरह से इलेक्शन कमीशन को फिर से वो बना देगी, इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे वो, तो फिर हर बार हुकूमत नहीं मानेगी और ना मानने के बाद नाम को एग्री ना करने के बाद वो अपना खुद ही अपॉइंट कर देंगे। तो ये बिल्कुल 18वीं तरमीम में जो कुछ अचीव किया था, जो कुछ हासिल था मेरी नजर में, वो उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे पता है कि मुसवदा हमारे सामने नहीं है, मगर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं, आफ्टर ऑल वो सेनेटर हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन तक भी ये बात पहुंची है। अगर ऐसी तजवीज़ की गई तो क्या JUIFA, ये तो स्पेसिफिक तजवीज़ है, आमादा होगी इस हवाले से? देखिए, मुझे अपोजिशन लीडर के हवाले से जो है वो मेरा कोई बेटर एक्सपीरियंस है, अली साहब की पार्टी से था। वो इस हद तक बेटर है कि कभी इनसे पूछिए कि कभी जो है हम अपोजिशन में, कभी उन्होंने जो है ना हमें किसी एक मामले में भी, इतने सालों में 5 साल होने को आ रहे हैं, कभी एतमाद में लिया, कभी हमारे साथ बैठे किसी जगह पे भी जहाँ पे जो है कोई जब अपोजिशन की तरफ से कोई नॉमिनेशन हुई, कभी अपनी पार्टी के अलावा कोई किसी का वो दिया। मगर इसके बावजूद, इन तमाम तर सारी चीज़ों के बावजूद, हम कोई अच्छे दिनों की उम्मीद में ये चाहते हैं कि इसको ना छेड़ा जाए। मैं मुकम्मल तो मेरा बहुत बेटर एक्सपीरियंस है, जाती बेटर भी है। मगर आपने क्लियरली कह दिया कि इसको छेड़ा ना जाए, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो शिक है उसको मत छेड़ा जाए, आपकी जाती राय है। हाँ, राइट। एक मामले में एक कमेटी में इनकी तरफ से कभी जो है ना बाकी पार्टियों को जो है ना उनको नजर ही नहीं आई, जो अपोजिशन लीडर थे उनको शायद उनकी जो ना आसपास की जो नजर ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो जो है ना वो सिर्फ उनको जो है वो जो कुछ भी नजर आता था अपनी पार्टी के अंदर नजर आता था। तो ये हमारा गिला बरकरार, मगर स्टिल जो है ना वो एक चूंकि एक गलत प्रेसिडेंट हम सेट करेंगे, इसलिए जो है ना ये है कि इसको ना छेड़ा जाए। मगर जिस तरह अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ये 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से पास हो गई, तो उन्होंने कहा कि वकील जो हैं वो भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज हो सकते हैं। आप वकीलों का एक बड़ा अहम जो है धड़ा लीड करते हैं JUIFA के, क्या आप PTI का साथ देंगे? इसमें भी बड़ा बेटर एक्सपीरियंस है। 26th अमेंडमेंट जो है ना 5 हफ्ते हमने डिले किया उसको, 5 हफ्ते जो ये अपना गवर्नमेंट तो इसको दूसरे दिन जो है ना वो पास कराना चाह रही थी और सारे उन्होंने इंतजाम मुकम्मल किए हुए थे। जब दमे मिडनाइट में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिया और दूसरे दिन तो इजलास था
और मियां नवाज शरीफ साहब को भी बुलवा लिया गया हुआ था और इनका ख्याल ये था कि ये प्रूव हो जाएगी दूसरे दिन सुबह हम सारे जो ना वो कर देंगे। 5 हफ्ते तक हमने इसको प्रोलॉन्ग किया। 5 हफ्ते में कोई हमारा वकील दोस्त, कोई सिविल सोसाइटी के दोस्त, कोई आपके यहाँ से लोग कोई निकले उस 5 हफ्ते में? किसी ने जो ना वो इसके लिए जब हम रेजिस्ट कर रहे थे तो किसी ने कोई तकल्लुफ किया? ये मेरा ये गिला है। काफी गिले हैं आपके। अली जफर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी आपकी JUIFA के साथ? और ये इसका भी जवाब दे दीजिए कि हुकूमत को नवंबर में ही सब कुछ करने की क्या जल्दबाजी है? इस नवंबर में क्या अहम चीज़ है? इसका जवाब मैं आपको ये जो है ना, मैं एक शहरी के तौर पर जवाब देता हूँ, एक सिटीजन के तौर पर, और आपसे भी मैं पूछता हूँ कि जब इतनी आईनी तरमीम के लिए जल्दबाजी हो, क्योंकि आईनी तरमीम जब भी होती है आपको पता है बड़ा सोचना पड़ता है, डिस्कशन होती है, और कोई कभी जल्दी नहीं होती। आइन कोई नॉर्मल नहीं है क्या, या कोई रूल नहीं। लेकिन ये इसका कोशिश कर रहे हैं कि हम नवंबर में पहले जल्दी से कर दें, जिसका एक रूल मेकिंग बॉडी है, या आइन नहीं है, एक रूल है, कोई एग्जीक्यूटिव बना रहा, तो उस पर आपको शक व शुबात होते हैं। और शक व शुबात आपको होते हैं, आप देखते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, आप कहते हैं, सोचते हैं कि ये आईनी हालत बनाने जा रहे हैं। क्या इसकी ये वजह नहीं है कि बहुत सारे जो अहम आईनी केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के पास पड़े हैं, क्या वो तो नहीं कहीं ट्रांसफर कर दिए जाए, ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी आईनी कोर्ट के पास? या आपको मेरे पास कोई वो एविडेंस नहीं है, लेकिन आपको शुबात तो होते हैं जी, क्योंकि जल्दबाजी, वरना आप पूछते हैं कि जल्दबाजी क्यों जी। तो ये भी एक वजह हो सकती है, और भी बहुत सारे आपको ख्यालात कि ये जल्दबाजी क्यों हो रही है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल कामरान साहब, पहले भी आपने हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि आप इतनी जल्दबाजी में ये मामला जो है तय ना करें। आपने जिस तरह बताया कि आपने डिले किया मामला, इस बार क्या आपकी कोशिश होगी कि नवंबर से बात आगे चले जाए, मुशावरत के साथ देख के सब कुछ आराम से पढ़ लिख के फिर ही ये तरमीम की जाए? मेरा ख्याल ये है कि तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, जो लीगल फर्टिनिटी है उनके साथ शेयर किया जाए और इतनी जल्दी ना किया जाए। उसका प्लान है वो ये मुझे लग रहा है कि जुमे को जब ये ले करेंगे तो जुमे को सुबह और शाम 2 दफ़ा इजलास होगा, और सैटरडे इसमें जो है ना, सैटरडे में कमेटी बुलवा लेंगे जिसमें मैं और अली साहब भी शामिल होंगे। और देन जो है ना इनका ख्याल ये होगा कि ये इतवार को अपने लोगों की जो है ना वो उनकी हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाए, और मंडे को इसको पास कराना चाहेंगे। तो ये बहुत जल्दी है। इसका दस्तूरी आम जो है ना, बिल्कुल आम जो लेजिस्लेशन होती है उसके साथ इस तरह से जो है ना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जी। ये इनका ख्याल कि इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है ना उसका जो है वो इधर उधर हो जाएगा। तो बेहतर ये है आप लीगल फर्टिलिटी को एतमाद में लें, उनको शेयर करें, उनकी इनपुट आने दें, और देन जो है ना इसके ऊपर बैठा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, जिस तरह के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे थे कि जल्दबाजी में कोई भी अच्छी कानून साजी नहीं हो पाती। आप जो भी ड्राफ्ट लाए हैं और लाए भी नहीं हैं, इस वक्त प्रपोजल्स जो हैं वो हमें बताया जा रहा है, अकील मलिक साहब ने बताया कि वो सामने है, एक वर्किंग ड्राफ्ट है, पूरा ड्राफ्ट भी मुकम्मल नहीं है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? नवंबर के ही महीने में आप ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप वाकई में नेशनल सिक्योरिटी और मुफाद आमा में ये काम करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके ऊपर भरपूर डिबेट करनी चाहिए, पब्लिक डिबेट करनी चाहिए, और कम से कम पार्लियामेंट से अच्छी तरीके से रजू करके इस अहम आइनी तरमीम को पास करना चाहिए। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि यह आपने अपने मुफाद में किया, लोगों के मुफाद में नहीं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।